हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी एजुसेट ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट। विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम 11वीं कक्षा में अर्थशास्त्र विषय का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधि, इस चैप्टर को आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। इस कक्षा के उपरांत आप सभी विद्यार्थी समझ पाएंगे कि आंकड़ों के संकलन की दो मुख्य विधियां कौन सी हैं। जनगणना विधि क्या होती है, प्रतिदर्श विधि क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों विधियों का कहाँ पर प्रयोग करना उचित रहेगा। इसके अलावा जनगणना और प्रतिदर्श विधि दोनों विधियों में कौन कौन से गुण हैं और क्या क्या अवगुण हैं, इन सभी के बारे में आप सभी जान पाएंगे। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधि। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के अंदर, सांख्यिकी के अंदर जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं या हम किसी विषय से संबंधित सूचना एकत्रित करते हैं तो उस सूचना को एकत्रित करने के लिए हम उस सूचना से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं। तो इन आंकड़ों का संकलन करने के लिए, इन सूचनाओं का संकलन करने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, दो विधियां अपना सकते हैं और वही हमारा चैप्टर है। पहला तरीका आंकड़ों के संकलन की जनगणना विधि और दूसरा तरीका आंकड़ों के संकलन की प्रतिदर्श विधि। अब ये जनगणना विधि और ये प्रतिदर्श विधि क्या है, इसे विस्तार से समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया हमें कोई सूचना एकत्रित करनी है कि आपके गांव के अंदर मान लिया 2000-3000 जितने भी सदस्य परिवार हैं, तो उन सभी परिवारों की हमें आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। आर्थिक स्थिति यानी कि किस परिवार की कितनी आमदनी है। क्या आर्थिक स्थिति का अर्थ यही होता है कि उनकी आमदनी का क्या सोर्स है, कितनी उनकी आय है। तो ये हमें आंकड़े एकत्रित करने हैं। तो इस आंकड़ों को एकत्रित करने के हम दो तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या रहेगा कि या तो हम गांव के हर एक परिवार को या हर एक परिवार से एक एक मेंबर को अपने पास बुलाएं या हम उनके पास जाएं, मतलब 2000 परिवारों को हम एक एक करके उनसे सूचना एकत्रित करें। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम 2000 से सूचना एकत्रित ना करके कुछ 20-30 कुछ उसमें से निकाल लें और उनके बारे में सूचना एकत्रित करें और वही सूचना सबके ऊपर लागू कर दें। तो यही हमारी जनगणना और प्रतिदर्श विधियां हैं जिनके बारे में हम अपनी इस कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन पहले जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बारे में जानने से पहले इस विधि के अंदर कुछ हमारे शब्द आएंगे, तो उन शब्दों के बारे में हमें पहले जानकारी होना जरूरी है ताकि जब बार बार उनका प्रयोग हो तो आप उन्हें समझ सकें। जैसे जब हम जनगणना विधि की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक शब्द आता है समग्र, एक और शब्द आएगा बार बार समष्टि, और इसके अलावा एक और शब्द आएगा जनसंख्या। तो ये जो तीन शब्द हैं इनका प्रयोग बार बार होगा, कहां पर, जनगणना विधि में। तो हमें इनके अर्थों का पता होना चाहिए। जनगणना विधि क्या होती है? जनगणना विधि वो विधि है जिसके अंदर जो हमारा समग्र है उस समग्र की प्रत्येक इकाई या प्रत्येक मद का अध्ययन किया जाता है। अब मैंने आपको परिभाषा में कहा कि जनगणना विधि वह विधि है जिसमें समग्र या समष्टि की या जनसंख्या की प्रत्येक मद का एक एक करके अलग से अध्ययन किया जाता है। तो समग्र क्या हुआ? समग्र का अर्थ होता है सारा, टोटल। मान लिया मैंने अभी आपको बताया कि जैसे गांव के अंदर 2000 परिवार हैं, तो 2000 परिवार वो क्या है हमारा समग्र। समग्र यानी कि टोटल, यानी कि सारी जितनी भी इकाइयां हैं हमारे पास, उन सभी इकाइयों को हम इकट्ठा करके क्या कहेंगे? समग्र। मान लिया हमें एक कक्षा के बारे में जानकारी लेनी है और कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थी हैं, तो हमारे समग्र का साइज कितना हो गया? 50 इकाइयां, 50 मदें। उस समग्र के अंदर कितनी मदें हैं, कितनी आइटम्स हैं, वो क्या होती है? हमारी मद कहलाती है। तो जनगणना विधि में जो हमारा समग्र होता है या हम उसे समष्टि भी कह सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है,
समग्र यानी कि स से शुरू हुआ सारा या टोटल या सभी मदे। ऐसे ही समष्टि का अर्थ भी होता है समष्टि यानी कि सामूहिक। जो हमारा समूह है जिसके बारे में हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं वो पूरा समूह जितना बड़ा है, जितनी उसके अंदर इकाइयां हैं, वो हमारी कुल मिलाकर क्या कहलाएगी, हमारी समष्टि। तो जनगणना के विधि के अंदर क्या करते हैं हम, समग्र से या समष्टि से संबंधित सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है एक एक करके। हम यहाँ पर जनसंख्या शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या का अर्थ क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। हर एक 10 साल के बाद जिस तरह से हमारी जनसंख्या की गिनती की जाती है, तो हम कैसे करते हैं गिनती, हर एक परिवार के अंदर जाया जाता है, परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, एक एक परिवार के सदस्य की गिनती की जाती है, तो वो क्या होती है, हमारी जनसंख्या। तो जनसंख्या, उसी जनसंख्या से कुछ मिलता जुलता हमारा यहाँ पर नाम है। हम वो जनसंख्या, उस जनसंख्या की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, लेकिन फिर भी उससे काफी हद तक यहाँ पर मिलता है कि एक जो समूह है उस समूह के अंदर जितने भी सदस्य हैं, 50 है, 60 है, जिसके बारे में हमें सूचना एकत्रित करनी है, तो वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, जनसंख्या। यहाँ सांख्यिकी के अंदर, आंकड़ों के संकलन की विधियों के अंदर हम उसे जनसंख्या विधि कहते हैं। तो यहाँ से हम परिभाषा करेंगे जनगणना विधि क्या होती है। जनगणना विधि वह विधि जिसके अंदर जो हमारा समग्र है या जो हमारी समष्टि है या जो हमारी जनसंख्या है उसकी प्रत्येक इकाई का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक इकाई कहो या मद कहो, तो वो विधि हमारी क्या कहलाएगी, वो विधि कहलाएगी हमारी जनगणना विधि। हम इस तरह से इसके अंदर हम एक डायग्राम बना के भी इसको समझते हैं कि भाई ये हमारा समग्र है, इस समग्र के अंदर हमारी ये कुछ मदे हैं, ये मैंने वैसे कर दिया कि भाई ये हमारी कुछ इसके अंदर मदे हैं, तो ये हमारी मदे हैं। तो ये जितने भी मदे हैं हम इनको काउंट करें, ये जितने भी मदे हैं ये सब क्या है, हमारा समग्र है। तो इस समग्र की एक एक मद को हम बुलाएं अपने पास और उससे हम सूचना एकत्रित करें, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी जनगणना। लेकिन इस समग्र में से हम कुछ को निकाल लें, जैसे जो हमारे सर्कल है उनमें से हमने एक सर्कल को निकाल लिया, एक हमने इसको निकाल लिया, एक इसको निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो ये हमने इसमें से कुछ को अलग से निकाल लिया। और इसके अंदर जितनी ये थी इनके सबके गुण हैं, तो इनको हमने अलग से निकाल लिया और हम इन सब का अलग अलग से अध्ययन न करके हम इन कुछ का अध्ययन करें तो वो हम प्रतिदर्श के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जनगणना विधि पढ़ रहे हैं और जनगणना विधि के अंदर हमें सबसे पहले जनगणना विधि की परिभाषा का पता होना चाहिए। तो जनगणना विधि की परिभाषा क्या हुई, वह विधि जिसमें समग्र या समष्टि या जनसंख्या की प्रत्येक इकाई या प्रत्येक मद का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, हम जनगणना विधि कहेंगे। साथ ही हम उदाहरण दे सकते हैं कि उदाहरण के लिए हमें एक कॉलेज के विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति का पता लगाना है। कॉलेज के अंदर 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो 2000 के 2000 स्टूडेंट्स से हम एक एक करके पूछताछ करें और फिर सूचना इकट्ठा करें, तो वो विधि हमारी क्या कहलाएगी, जनगणना विधि। क्योंकि वहां पर हमने क्या किया, प्रत्येक इकाई का अलग अलग से अध्ययन किया, तो ये विधि हमारी क्या कहलाई, जनगणना विधि। इसके बाद आता है कि जनगणना विधि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो जनगणना विधि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इसके लिए हम इसकी उपयुक्तता या हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ पर ये विधि सूटेबल रहेगी, कौन सी विधि, जनगणना विधि। तो जनगणना विधि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, सबसे पहला इसका हम कहेंगे कि कहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर हमारा क्षेत्र कैसा हो, हमारा क्षेत्र सीमित हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये ज्ञान होना चाहिए, सीमित क्षेत्र यानी कि छोटा क्षेत्र। अगर हमारा क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है कि हमारी इकाइयों, हमारी साइज कितना है, हमारे समग्र का, समष्टि का साइज कितना है। मान लिया हमारा जो क्षेत्र है जिसके बारे में हमें सूचना एकत्रित करनी है वो 50,000 है, तो 50,000 को एक एक करके हम अपने पास बुलाएं या हम उनके पास जाएं और एक एक से हम सूचना इकट्ठा करें, तो वो काम हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर हम जनगणना विधि का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो जो जनगणना विधि है उसका प्रयोग कहाँ पर सही रहता है, जहाँ एरिया या क्षेत्र कैसा हो, हमारा सीमित हो। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ पर उचित रहेगा, तो इसका प्रयोग वहाँ पर उचित रहेगा जहाँ पर क्या हो, इकाइयों के गहन अध्ययन की आवश्यकता, गहन अध्ययन। तो प्यारे विद्यार्थियों, गहन अध्ययन क्या होता है कि जो हमारी इकाइयां हैं
एक एक इकाई की अलग अलग से एक एक करके बड़ी बारीकी से हमें जांच करनी है। जब कोई ऐसा हमारा अनुसंधान है तो उस समय भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? जनगणना विधि का। क्योंकि जनगणना विधि में हम क्या करेंगे? एक एक इकाई से हम पूछताछ करेंगे और एक एक इकाई से हम आंकड़े एकत्रित करेंगे। तो इसलिए क्या रहेगा, जब गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? जनगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा, हमें इस विधि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? जब क्या हो? शुद्धता और विश्वसनीयता, बहुत अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की जरूरत होती है, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए। पक्षपात की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि हम स्वयं एक एक इकाई का अध्ययन करेंगे, तो जो रिजल्ट्स निकलेंगे, जो परिणाम निकलेंगे, वे पूर्णतः शुद्ध निकलेंगे, विश्वसनीय निकलेंगे। तो जब हमें इनकी आवश्यकता होती हो कि भाई एरिया हमारा सीमित है, बहुत ही गहन अध्ययन की आवश्यकता है, या हमारे जो परिणाम है वो बिल्कुल शुद्ध विश्वसनीय होने चाहिए, तो ऐसे में हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए। एक और बात, हमें इसका प्रयोग कब करना चाहिए? अगर हमारी इकाइयां या मदें कैसी हैं? विभिन्न गुणों वाली हैं। अगर हमारी इकाइयां कैसी हैं? विभिन्न गुणों वाली हैं, यानी कि सबकी सब इकाइयां एक जैसी नहीं है, इकाइयां अपने आप में अलग अलग हैं। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई हमारे कुछ सर्कल है, कुछ स्टार है, कुछ प्लस के निशान है, तो ये क्या है? ये विभिन्न गुणों वाली इकाइयां हैं। कुछ जैसे हम क्लास की बात करें, एक कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ विद्यार्थी बिल्कुल नालायक हैं, और कुछ मीडियम है, सो एंड सो है। तो इस तरह से हमें क्या होगा कि भाई अगर वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो हमें जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है वहां से भी उनका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो जो हमारे बिल्कुल नालायक जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर हम उनको लागू नहीं कर सकते। तो विभिन्न गुणों का अर्थ क्या है कि अगर इकाइयां अलग अलग गुण वाली हैं, हर एक की अपनी अलग विशेषता है, तो ऐसे में हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना होगा। अगर सभी इकाइयां एक जैसी हैं तो हम कुछ का अध्ययन कर सकते हैं और उसे सभी के ऊपर लागू हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर इकाइयां विभिन्न गुणों वाली हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने पता चला हमें कि जनगणना विधि होती क्या है और जनगणना विधि की परिभाषा क्या है, और इसके अलावा इसका प्रयोग करना कहाँ ठीक रहेगा। अब हम इसके गुण और दोषों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। जहाँ तक जनगणना विधि के गुण और अवगुणों की बात है, तो जनगणना विधि के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, इन चीज़ों को हमने जो जनगणना विधि की सूटेबिलिटी, कहाँ इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, वहीं से हम इसके गुण और अवगुण निकाल सकते हैं। जैसे पहला गुण कि जनगणना विधि के अंदर क्या होती है? विश्वसनीयता और शुद्धता पाई जाती है। हमने सूटेबिलिटी में भी पढ़ा था कि भाई जनगणना विधि का प्रयोग हमें वहीं करना चाहिए जहाँ परिणामों की, रिजल्ट्स की, आंकड़ों की बहुत अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की जरूरत हो। तो पहला गुण क्या हो गया कि जनगणना विधि से जो सूचनाएं हमें मिलेंगी, जो आंकड़े हमें मिलेंगे, वो अधिक शुद्ध होंगे, अधिक विश्वसनीय होंगे, अधिक सटीक होंगे। दूसरा गुण कि इस विधि के अंदर पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जनगणना विधि के अंदर हम अपने एक एक जो हमारी मद है, आइटम है, उसका अध्ययन करते हैं, तो पक्षपात की संभावना हम कह सकते हैं कि ना के बराबर या बहुत ही कम यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा इसका गुण होगा विस्तृत सूचना। विस्तृत सूचना, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारी मदें हैं, हमें उनकी और भी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। विस्तृत सूचना के अंदर जैसे हम उदाहरण लें कि भाई हमने एक एक मद को, एक एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया है, जिनकी हम आर्थिक स्थिति का पता लगा रहे हैं, तो हम उनसे सीधे सीधे एक ही क्वेश्चन थोड़े ही पूछेंगे, हम उनसे बहुत सारी बातें पूछेंगे। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कितनी सैलरी है, तो बहुत सारी बातों का, बहुत सारी सूचनाओं का या विशेषताओं का हमें जानकारी मिलती है। तो इसका गुण क्या हो गया कि हमें सूचना कैसे मिलेगी? विस्तृत मिलेगी, विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमें पता चलेगा। अगला गुण होगा अप्रत्यक्ष जांच। अप्रत्यक्ष जांच जैसे कि हमने अभी इसी पॉइंट पे पढ़ा है कि हमें बहुत सारी विशेषताओं का पता चलेगा, तो इनडायरेक्टली
हम क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं कि जो हमें सूचनाएं दी जा रही हैं क्या वो सूचनाएं सही हैं या गलत है। इनडायरेक्टली जैसे हम पूछ सकते हैं आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हम मेल पूछे, फीमेल पूछे, बच्चे पूछे, सबका टोटल मैच होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्रॉस चेकिंग, इनडायरेक्टली चेकिंग भी कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं कि हमारी सूचना सही है या गलत है। तो ये हमारे जनगणना विधि के सभी गुण। अवगुण क्या है, दोष क्या है? तो दोषों में इसका सबसे पहला दोष क्या आता है कि जो जनगणना विधि है वो बहुत अधिक खर्चीली है। खर्चीली कैसे खर्चीली है? खर्चीली हम 3 तरीके से खर्चीली पढ़ेंगे। ये इसके अंदर सबसे पहली बात कि हम एक एक मद की, एक एक इकाई की जांच कर रहे हैं, एक एक से सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत अधिक समय लगेगा। तो समय का इसके अंदर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा, इसके अंदर हम एक एक मद की जांच करेंगे तो हमारी मेहनत भी लगेगी, हमारे एफर्ट्स भी लगेंगे। तो हम इस खर्चीली से 3 पॉइंट बना सकते हैं, अधिक समय का प्रयोग, अधिक मेहनत का प्रयोग और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अधिक धन का प्रयोग। क्योंकि अगर हमारे आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, लाखों में है, हजारों में है, तो वो हाँ एक बंदे से काम नहीं चलेगा। तो अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, अपने नीचे कुछ और बंदों को लगाएगा, उनको ट्रेंड करेगा, तो उनके ऊपर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जनगणना विधि का अवगुण क्या है कि ये खर्चीली है और तीनों तरीके से खर्चीली है, पैसे के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से, समय के लिहाज से। तो ये बहुत ही अधिक खर्चीली विधि है। दूसरा इसका अवगुण है विशाल अन्वेषण में उपयुक्त नहीं। विशाल अन्वेषण क्या होता है कि जहाँ पर हमारा अनुसंधान क्षेत्र जो होता है वो अगर बहुत बड़ा है, विस्तृत है, अभी मैंने बात की कि जैसे लाखों की, हजारों की बात है, तो ऐसे में एक एक मद का अगर हम चेकिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर समय लगेगा। जब लाखों करोड़ों की बात हो जाती है तो वहाँ पर लगभग असंभव सा काम हो जाता है। तो इसलिए अगर हमारा एरिया छोटा है, सीमित है, तो वहीं पर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, विशाल अन्वेषण में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों, ये हुई जनगणना विधि के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, कहाँ हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए और क्या इसकी परिभाषा है। इसके बाद हमारे आंकड़ों के संकलन की दूसरी विधि की बारी आती है, जिसका नाम है प्रतिदर्श विधि। प्रतिदर्श विधि, इसे हम सैंपल मेथड भी बोलते हैं, सैंपल मेथड। तो आंकड़ों को इकट्ठा करने का दूसरा तरीका क्या है हमारा, सैंपल मेथड। एक और नाम का प्रयोग करते हैं हम इसके लिए, वो है हमारा न्यायदर्श। तो न्यायदर्श, प्रतिदर्श या सैंपल मेथड क्या होता है ये, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पढ़नी होगी। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जनगणना विधि वो विधि जिसमें हम जो हमारा समग्र है, जो हमारी समष्टि है, जनसंख्या है, उसकी एक एक इकाई का या प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है और उससे सूचना इकट्ठी की जाती है। तो ये उसकी उलट है, विपरीत है। यहाँ पर हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उन सभी में से कुछ को निकाल लेंगे जो क्या करती हैं, सबका प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतिनिधित्व क्या होता है कि जो हमारी इकाइयाँ हैं, जो हमारी मदें हैं, जिनके बारे में हमें सूचना इकट्ठी करनी है, उन सब का प्रतिनिधित्व यानी कि उन सब की जैसी उनमें से कुछ को हम निकाल लेते हैं और उनसे हम अपने आंकड़े इकट्ठे करते हैं, सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और जो सूचनाएं हमें मिलेगी वो सूचना हम सब के ऊपर लागू कर देंगे। तो वो मेथड हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल मेथड या प्रतिदर्श विधि। तो प्रतिदर्श विधि की परिभाषा क्या होगी, वह विधि जिसके अंदर हम समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन न करके उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं और वहां से जो परिणाम निकलते हैं वो परिणाम हम सबके ऊपर लागू करते हैं। तो जो सैंपल मेथड है, प्रतिदर्श विधि है, डेली दैनिक जीवन के अंदर हम इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हम रसोई घर में मम्मी खाना पकाती है, चावल पकाती है, तो हम जब खुले में चावल बनते हैं तो हम चावल का एक दाना हाथ लगा के देखते हैं कि भाई वो बनके तैयार हो गया या नहीं। हम सबको अलग अलग से चेक नहीं करेंगे। ऐसे ही हम मंडी के अंदर जाते हैं, हम गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, तो गेहूं की ढेरी में से, बहुत बड़ी ढेरी में से हमने एक मुट्ठी गेहूं उठाया, उसको देखा गेहूं कैसा है और उसी से हम पता लगा लेते हैं कि गेहूं कैसा है, अच्छा है या नहीं है अच्छा। तो जो गेहूं की एक मुट्ठी हमने उठाई, जो चावल का एक दाना हमने देखा चेक करने के लिए, वो क्या है, उस पूरा जो हमारा समग्र है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक सैंपल है, प्रतिदर्श। तो उसे क्या कहेंगे हम, वो हमारा क्या हुआ, प्रतिदर्श विधि। ऐसे ही जैसे हम हॉस्पिटल के अंदर हम अपना ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं, तो ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए हम हमारे ब्लड की एक बूंद ही काफ़ी है, तो वो एक बूंद क्या है, वो सैंपल है। तो
प्रतिदर्श विधि सैंपल मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन न करके उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं और वहाँ से जो परिणाम निकलते हैं उन्हीं परिणामों को हम सबके ऊपर लागू कर देते हैं। तो ये तो हुई प्रतिदर्श विधि की परिभाषा, उदाहरण। अब ये विधि कहाँ उपयुक्त है, सूटेबल कहाँ रहेगी, कहाँ पर हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहला इसका, अगर हम इसकी उपयुक्तता की बात करें, सूटेबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहला इसका क्या कहाँ पर प्रयोग होगा, जब हमारा एरिया कैसा हो, विस्तृत हो। विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा एरिया अगर हो, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर विस्तृत एरिया के अंदर ये विधि लागू नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हमें वहाँ पर सैंपल मेथड का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, ये एरिया बड़ा हो, साथ ही साथ इसके अंदर जो इकाइयाँ हैं वो इकाइयाँ अगर कैसी हैं, समान गुण वाली इकाइयाँ हैं, या हम कह सकते हैं समान विशेषताओं वाली इकाइयाँ हैं। सभी इकाइयाँ एक जैसी हैं। एरिया हमारा विस्तृत है, जैसे मैंने बताया गेहूँ की ढेरी है हमारी, बहुत गेहूँ का एक एक दाने को हम चेक नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर बहुत बड़ा एरिया है और सभी इकाइयाँ क्या है, बिल्कुल समान है, एक जैसी हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, सैंपल मेथड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, गहन अध्ययन यानी कि बहुत बारीकी से चेकिंग की जरूरत नहीं है, गहन अध्ययन की आवश्यकता अगर नहीं है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर प्रयोग करेंगे हम सैंपल मेथड। तो ये हुई हमारा जो सैंपल मेथड है, हमें उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, जब एरिया बहुत बड़ा हो, बहुत विस्तृत हो, हमारी सारी इकाइयाँ, सारी मदें लगभग एक जैसे हों, एक गुण वाली हों, विभिन्न विशेषताओं वाली न हों और हमें गहन अध्ययन की जरूरत ना हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम सैंपल मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ये हुई हमारी प्रतिदर्श विधि की उपयुक्तता। इसके बाद जैसे हमने जनगणना विधि में पढ़ा, वैसे ही प्रतिदर्श विधि के भी कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो प्रतिदर्श विधि के क्या गुण हैं, क्या दोष है, वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम जैसे यहीं से हम पढ़ें कि सबसे पहले अगर हम गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण क्या होगा कि इस विधि के अंदर जो हमें सूचनाएं प्राप्त होंगी। जहाँ तक प्रतिदर्श विधि के गुण और दोषों की बात है, तो जो जनगणना विधि के अवगुण हैं वो जो हमारा प्रतिदर्श विधि है उसके गुण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था जनगणना विधि के अंदर कि ये विधि बहुत खर्चीली थी, लेकिन जो हमारी सैंपल मेथड है वो इसके बिल्कुल उलट है, वो कम खर्चीली है। कम खर्चीली हम कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि 3 तरीके से ही कम, अधिक खर्चीली है जनगणना विधि, ये तीनों तरीके से कम खर्चीली है। सैंपल मेथड के अंदर हम हर एक इकाई का अलग से अध्ययन नहीं करेंगे, कुछ इकाइयों का अध्ययन करेंगे जो प्रतिनिधित्व कर रही है, तो हमारा समय क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा, हमारी मेहनत भी कम लगेगी, और दूसरी चीज समय कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी और धन की भी कम खर्च होगा, क्योंकि कुछ ही समय में हमारे रिजल्ट तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला गुण सैंपल मेथड का क्या है कि ये विधि कम खर्चीली है, कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है, कम धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस एक पॉइंट से हम 3 पॉइंट बना सकते हैं। अगला गुण क्या है, विशाल अन्वेषण। तो हमने पढ़ा था कि जनगणना विधि को हम जो विशाल, जब एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन यही जो हमारा सैंपल मेथड है उसका गुण है, इसे हम विशाल क्षेत्र के अंदर लागू कर सकते हैं। जब एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारी इकाइयां हैं और लगभग एक जैसी समान गुण वाली इकाइयां हैं, तो वहां पर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस विधि का क्या बन गया, गुण बन गया। तीसरा गुण क्या है, प्रशासनिक सुविधा। हमारी प्रशासनिक बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं, तो उन सर्वेज के अंदर अधिकतर सुविधा अनुसार हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं, सैंपल मेथड का ही हम प्रयोग करते हैं। तो ये भी इसका गुण हो गया। इसके अलावा ये विधि अधिक वैज्ञानिक भी है, अधिकतर जगह पर अधिक वैज्ञानिक होने के कारण इसी विधि का हम प्रयोग करते हैं। और तो इस तरह से हमारे ये सारे क्या हो गए, कम खर्चीली, विशाल अन्वेषण, प्रशासनिक सुविधा और अधिक वैज्ञानिक, ये सब क्या है हमारे सैंपल मेथड के गुण। अवगुण क्या है, अवगुण जो हमारे यहाँ इसके गुण थे उन्हीं के उलट हमारे सैंपल मेथड के क्या बन जाएंगे, अवगुण बन जाएंगे। जैसे पहला अवगुण क्या होगा, पक्षपातपूर्ण। अब सभी ने पढ़ा कि हम सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर रहे, एक एक इकाई का अध्ययन नहीं कर रहे, हम प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का अध्ययन करेंगे, तो जो रिजल्ट्स होंगे, वो परिणाम जो होंगे, उसके अंदर पक्षपात हो सकता है, पक्षपात की संभावना बन सकती है। और अगर पक्षपात हो गया
तो क्या होगा, जो हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे, जो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे, वो क्या हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं। तो उसके अंदर विश्वसनीयता की, शुद्धता की क्या होगी, कमी होगी। तो सैंपल मेथड के अवगुणों के अंदर क्या लिखेंगे हम कि यहाँ पर पक्षपात हो सकता है, जो निष्कर्ष है वो भी हमारे अशुद्ध भी निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा अवगुण इस विधि का क्या है कि सैंपल का जो चुनाव है, जो हमारा समग्र है, उस समग्र में से जो हम कुछ इकाइयां चुन रहे हैं, उन इकाइयों में कौन सी को चुने और किसको ना चुने, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। तो यहाँ से हमारा एक नया प्रश्न बनता है कि एक अच्छा प्रतिदर्श क्या होता है, या एक अच्छे प्रतिदर्श का चुनाव करते समय हमें किन किन समस्याओं का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या एक अच्छा प्रतिदर्श चुनते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा अवगुण भी है सैंपल मेथड का, और एक हमारा अलग से प्रश्न भी है। तो एक अच्छा प्रतिदर्श या एक अच्छा सैंपल चुनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या किन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। तो उसके अंदर सबसे पहली बात होगी हमारी कि हमारा अच्छा प्रतिदर्श वही कहलाएगा जो क्या हो, जो हमारे समग्र का प्रतिनिधित्व करे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे हम कि समग्र ऐसा हमारा प्रतिदर्श ऐसा होना चाहिए जो पूरे समग्र का, पूरी समष्टि का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ बहुत होशियार हैं, कुछ कम है और कुछ बहुत ही कम है। तो जब हम सैंपल का चुनाव लेंगे तो हम इन तीनों तरह के बच्चों को अपने सैंपल के अंदर चुनेंगे। हम अकेले होशियार बच्चे या अकेले जो मीडियम बच्चे हैं उनका, या जो बिल्कुल ही पढ़ाई में कमजोर है उनका चुनाव हम नहीं करेंगे। हम सभी तरह की इकाइयों का चुनाव करेंगे। तो प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है कि जो हमने चुनाव किया है, जो हमने कुछ इकाइयां निकाली हैं, वो कुछ इकाइयां ऐसी हो जिसमें हर एक जो अलग अलग गुण वाली थी उनमें से सब में से हम किसी किसी का चयन करें। तो सबसे पहला गुण, सबसे पहली विशेषता क्या है कि जब हम प्रतिदर्श का चुनाव करें तो हमारा प्रतिदर्श कैसा हो, प्रतिनिधित्व करने वाला हो, समग्र का, समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, उसके अंदर उस समग्र के सभी गुण हों। दूसरी किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा सैंपल कैसा हो, स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का क्या अर्थ होता है बच्चों कि जब हम सैंपल चुनते हैं तो सैंपल के अंदर जिन इकाइयों का हम चुनाव करेंगे तो उन इकाइयों में कुछ ऐसी इकाइयां ना हो कि जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। जो इकाइयां एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, अगर उनमें से हम एक को ले लें और एक को छोड़ दें तो जो हमारे रिजल्ट होंगे वो काफ़ी मात्रा में प्रभावित होंगे। जैसे अगर हम क्लास में से 2 ऐसे बच्चों को छांट लें जो मिलकर तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर एक का चुनाव करें तो वो बिल्कुल भी अच्छा ना कर पाए। तो अगर हम उनमें से या तो दोनों को चुनें या फिर हम एक को चुनेंगे तो जो परिणाम पहले थे वो परिणाम नहीं रहेंगे। तो हमारा जो सैंपल होता है उस सैंपल में हमें इस प्रकार की इकाइयों का चुनाव नहीं करना है। सैंपल में हम उन्हीं इकाइयों का चुनाव करेंगे जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिनके ऊपर इस प्रकार एक दूसरी इकाई का प्रभाव ना पड़े। तो पहला हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा सैंपल कैसा हो, समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। दूसरा, हमारा सैंपल कैसा हो, जो सैंपल की इकाइयां कैसी हो, स्वतंत्र होनी चाहिए। और तीसरी चीज है सजातीयता, यानी कि सजातीयता का अर्थ यानी कि समान जाति यानी कि समान गुण वाली। तो हमें जो सैंपल चुना है वो सैंपल जो हमारा समग्र है उन्हीं में से होना चाहिए, उन्हीं के समान होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारी कुछ बातें थी, कुछ विशेषताएं थी, कुछ जिनका हमें सैंपल का चुनाव करते समय ध्यान रखना है। तभी जो हम सैंपल चुनेंगे वो सैंपल हमारा सही होगा, उचित होगा और सही परिणाम हमें देगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि जनगणना विधि क्या होती है, प्रतिदर्श विधि क्या होती है। ये दोनों ही विधियां हमारे आंकड़ों के संकलन करने के तरीके हैं। इसके अलावा एक अच्छा प्रतिनिधित्व एक अच्छा सैंपल चुनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हमने पढ़ा। आगे जो हमारा सैंपल मेथड है, इस सैंपल मेथड की कई सारी विधियां हैं, तरीके हैं जिनसे हम सैंपल का चुनाव करते हैं। तो वो विधियां हमारी लगभग 6 विधियां हैं जिनका हम अध्ययन जो हमारी अगली कक्षा होगी, अगला जो पीरियड होगा उसके अंदर करेंगे, क्योंकि इस कक्षा के अंदर उन सभी 6 की 6 विधियों का अध्ययन कर पाना मुश्किल होगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही।